अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो तूफान आ रहा है और ये जो तूफान है वो कराची की सिमत तेजी से आ रहा है, बलूचिस्तान भी आ रहा है। अब इसमें जो सारे तहफ़्फ़ुज़ वाले जो मकामात हैं उन पर मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ एरियाज में जो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते थे वक्त जो है वहाँ से निकाल लिया गया है। अब उनके खुराक और उनके लिए साफ पानी मुहैया करने के लिए वज़ीर आज़म ने फ़ोन कर दिया है चीफ मिनिस्टर सिंध को। चीफ मिनिस्टर सिंध भी कमर कस के मैदान में हैं। साथ साथ आज वज़ीर आला जो इस वक्त है मोहसिन नकवी साहब, इंटरिम चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी उनको फ़ोन किया आज मुराद अली शाह साहब को जो सीएम सिंध है, उनसे कहा है कि अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो पंजाब इज़ रेडी। और पंजाब अपने सिंध के भाई और बहनों के साथ खड़ा है। अब ये सैलाब के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए थे तो ये तूफ़ान का मामला हो गया है, लोग इससे ज़्यादा मुतासर होंगे। वेरी वेरी सीरियस ये जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, इट इज़ अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वी डू और किस तरह से हम एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं या कंजर्व करते हैं। साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर्स रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड प्रोसीजर्स का जो एक्ट है वो उसके समाअत हुई। आज जो इलेक्शन वाला मामला था, जो 90 दिन में इलेक्शन करने वाला जो केस चल रहा था, आज भी खैबर पख्तूनख्वा का कहीं नाम नहीं है, लेकिन पंजाब में इंतखाबात का जो केस चल रहा है उसको भी ज़ेर इल्तवा कर दिया गया है। पहले इस एक्ट को देखा जाएगा, यही अटॉर्नी जनरल की डिमांड थी और इस पर चीफ जस्टिस ने भी सरखम कर दिया है। अब साथ साथ ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या फैसला आता है सामने, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की दोनों की सियासत इस पर डिपेंडेंट है। साथ साथ आपको पता है इस्तेहकाम में पाकिस्तान के जो पेट्रन इन चीफ हैं जहांगीर तरीन साहब, आज उन्होंने एक मीटिंग की होल्ड की, वीडियो लिंक से खिताब किया क्योंकि वो उस वक्त लंदन में मौजूद हैं। अब वो आया नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत मुसद्दिका इतलात है कि दोनों की मुलाकात होगी, सीट एडजस्टमेंट पे भी बात होगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान का क्या इस वक्त बुनियादी जो है कि भरपूर शिरकत करेंगे वो इलेक्शंस में, लेकिन उनके वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो अब उनको ज्वाइन कर गए हैं, जो इमरान खान साहब के बकौल अब उनके सपोर्टर्स उनको लोटे कह रहे हैं। इमरान खान साहब का अपना एक मामला है, वो जीआईटी में पेश हुए। आज उन्होंने कहा कि सबूत ही कोई नहीं है और आज बुशरा बीबी को तलब किया था नैब ने तो वो नहीं पेश हुई। बुजदार साहब को आज पेशी के लिए बुलाया गया तो वो नहीं पेश हुए। अब ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर भी बात करना जरूरी है। फिर आने वाले इलेक्शन अगर अक्टूबर में होंगे, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है अगस्त में असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या इलेक्शन हतमी तौर पर अक्टूबर में होंगे, आया ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर पलवशा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान लंगड़ियाल साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान से, आपका बहुत शुक्रिया सर। पलवशा मैं आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि इस वक्त एक मामला तो बना हुआ है, मुबहम सा लग रहा है कि क्या आया कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, फिर एकदम से एक पार्टी वजूद में आती है इस्तेहकाम पाकिस्तान, फिर ये भी सदाएं आ रही हैं, सरगोशियां हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी को नापसंद है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई रिफ्ट है। कोई आपको पता है आज जो चेयरमैन नादरा है मलिक साहब, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, उनको मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। फिर पीसीबी चेयरमैन के ऊपर भी एतराज है या कम से कम कोई रिफ्ट है या इख्तलाफ है, तो ये आप जरा क्लियर कर देंगी कि क्या कहां खड़े हैं इस वक्त मामलात। और बजट के बाद सुना है कि रिफ्ट बड़ी बढ़ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, इसकी ये रूमर्स हैं या इसमें कुछ हकीकत है? ये मेरे से आप शुरू करिए। जी 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 पलवशा साहब जी। देखिए ये बहुत सारे सवाल है तो आप मुझसे अगर बारी बारी पूछें। सबसे पहले लेट मी एड्रेस दिस इशू के कोई ऐसी हमारी पार्टीज के दरमियान जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं या जिनकी वजह से खदशा ये है कि कोई पार्टनरशिप में जो है वो मामलात हो सकते हैं। देखिए इससे पहले पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी ही जो है फ्रेजाइल और इससे बहुत ज्यादा जो है नाजुक सिचुएशन में चलाई थी कोalition गवर्नमेंट। उसमें आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन भी थे और उनकी एमक्यूएम थी, एएनपी थी और दीगर जमातें थी, मौलाना साहब थे और हम हुकूमत में थे और अक्सरियत भी हमारे पास नहीं थी। लेकिन आपने देखा होगा उस वक्त भी मामला होने के पूरे 5 साल जो है वो निकाल लिए गए। अभी भी मैं समझती हूँ कि ये जो र्यूमर्स फैलती हैं उसमें एक ही बात यह है कि रोजमर्रा के जो मसाइल हैं हुकूमत चलाने के, कोई जरूर ऐसी बातें हो सकती हैं जो हम चाहते हैं और नहीं कोई, या वो चाहते हैं और जिस तरह वो चाहते हैं हम उस पर एग्री नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई राइज जो है वो एक दूसरे से इतना हम जो है आजिज आ गए हैं कि एक दूसरे से हम अलग हो रहे हैं। मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा और ज्यादा ये जो है ये हेयर से है, ज्यादा इसमें
जो है अफवाह है। लेकिन एक बात तो सच है कि अगस्त में जब ये असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो उसके बाद तो सबने इलेक्शन लड़ने हैं। आपने देखा कश्मीर में भी सबने एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट किया और जो हमारी पार्टी ने वहां अच्छा एक अपना नतीजा निकाला। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ मक्कत में जो है एक दूसरे से जो है इन मामलात पर, छोटे मोटे मामलात पर जो है वो अलग हो जाए। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो फिर वी विल बी डिफरेंट पार्टीज, हम खड़े होंगे एक दूसरे के खिलाफ। अगर कोई ऐसा अलायंस नहीं होता तो जरूर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो सियासत है, वो ये नहीं होगा जो आपने पहले देखा। इमरान खान दीगर सियासी जमातों के दरमियान दुश्मनी बनाया, सियासी दुश्मनी बनाया, और आपने देखा किस तरीके से पकड़ के अंदर किया गया। तो शख्स मुझे आज भी याद है, एक नून लीग के वो कैंडिडेट थे जो सामने चौधरी निसार अली खान के खिलाफ थे। उनके बच्चे एंड में उनकी, आपको याद होगा, छोटे छोटे बच्चे उनकी कैंपेन चलाते रहे। लिहाजा वो एक अलग मामला है, वो एक अलग सूरत हाल थी, और ये एक सियासी सूरत हाल है जो जाहिर है कि दुश्मनी नहीं है। तो मैं तो इसको र्यूमर्स ही कहूंगी, जो अभी तक है कि मेरे पास कोई इत्तला नहीं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसे मसाइल इस हद तक हो गए। लगड़ियाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आया आपका सफर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब इस्तेहकाम पाकिस्तान तक, तो इसमें क्या चीज कॉमन रही है? जाहिर है आपको एक खिदमत करनी है आवाम की, आप करते हैं, आप एमपीए भी सर्व कर चुके हैं। ये फरमा दीजिएगा कि इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, या आपको लगता है कि उनके किसी बुनियादी उसूल के खिलाफ थी आपकी सोच? और ये कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें इस्तेहकाम में पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान का वोट है वो आया कि पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा? शुक्रिया सना, आप अच्छा सवाल किया है। आप देखिए कि नो डाउट कि हम पीटीआई से जीत के आए थे, और जब हमने गवर्नमेंट बनाई थी और हमें जिम्मेदारियां मिली थी, तो उसमें अगर देखा जाए तो एक एक बंदा डिवोटेड था कि एक नई पार्टी को हुकूमत मिली है और हम आवाम में डिलीवर करके दिखाएं। लेकिन जब मैं 2-3 साल इनके साथ चला तो मुझे नज़र आया कि जो वादे हमने आवाम के साथ किए थे और जो हमने आवाम को ख्वाब दिखाए थे उसकी तकमील नहीं हो रही। और उस नज़रिए को देखते हुए हमारे कई दोस्त जो थे वो पीटीआई छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमने पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट दिए। वो वोट जो था उस वक्त हम बार बार यही अवाम को भी कहते थे और पाकिस्तान की सियासत को भी यही कहते थे कि ये शख्स जो है, ये जो अवाम के साथ वादे करके आया है, ये वादे पूरे नहीं कर रहा, लिहाजा हम कम अज़ कम इसकी टीम का हिस्सा ना रहें और हम अपना वजूद और अपने मुल्क से जो हमारा एक रिश्ता है उसको हम कम अज़ कम मंजर आम पे लाएं। और अल्लाह के फजलो करम से जो हमने उस वक्त फ़ैसला किया था, आज आपके सामने है कि आवाम ने अपनी आँखों से देखा कि 9 मई का वाक़या मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन था, कि जिस दिन हमारी पाक फ़ौज, जो कि ना सिर्फ हमारी मुहाफ़िज़ है बल्कि हमारी दुनिया में पहचान है इस इदारे की, उसको इन्होंने बेतौकीरी की, उनको डिसग्रेस किया गया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरह इमरान खान ने अवाम से खेला, उनके जज्बात से खेला, उनको इस तरह का शऊर दिया, उनको इस तरह की बकअप किया, तो ये इतना बड़ा वाक़या रूनमा हुआ। तो मैं समझता हूँ, और जो लोग इमरान खान की पार्टी को छोड़ के आज इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब एक कादावर शख्सियत हैं, एक बासलाहियत शख्सियत हैं और एक पॉपुलर शख्सियत हैं जिनका बेदाग माजी है और वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरह हमारी पार्टी जिस तरह हमारी पार्टी ठीक है, लग रहा था मुझे इस पर एतराज नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है,
मेरा सवाल ले लीजिएगा, मैं कह रही हूं फवाद चौधरी साहब जो कि छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये भी अवाम ने देखा है। 9 मई का सानिया अगर देखा है तो अवाम ने ये भी देखा है। फिर ये यू टर्न जो फवाद चौधरी साहब ने एंड द लाइक्स ऑफ इनने ली है, उसके बाद आपकी पार्टी में इनको जगह मिल गई, इनको इस्तेहकाम, इस पर तो एक सवालिया निशान है, इनको कहां पड़ेगा वोट फिर? देखिए बात यह है ना कि पॉलिटिक्स घर से आती चीज नहीं होती, एक सोच की बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, एक एडजस्टमेंट की बात होती है। अब अगर फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई में रहते अगर इमरान खान के साथ इमरान खान की पार्टी को प्रमोट किया, उनका ये मतलब नहीं था कि वो मुल्क की तबाही हो जाए, पाक फौज पर सवालिया निशान लग जाए, और जिस तरह पूरे पार्टी को स्ट्राइक किया गया, पाक फौज को स्ट्राइक किया गया। अच्छा लंगड़ियाल साहब, आपकी आवाज का इशू हो रहा है, शायद हमारी लाइन ड्रॉप हो रही है, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ। इस वक्त सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब आपका भी। जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये बड़ा बुरा वक्त है इस वक्त कौम पर जो आया हुआ है, एक अजाब की सूरत में, तूफान है, महंगाई है, एक नया बजट है, उसमें कुछ तो ये सारे मामलात हैं, और इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब की पोजीशन इस वक्त गैर वाज़ेह नजर आ रही है। जहांगीर तरीन साहब ने तो एक एडहॉक तरीके से इस जो उनकी नाअहली थी उनको उन्होंने यूज कर लिया, पेट्रन इन चीफ बन गए हैं वो पार्टी के, अब वो पाकिस्तान में भी मौजूद होते हैं, लंदन भी जाते हैं। तो कोई नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई पता है कि मतलब क्योंकि 3 दफा के वजीर आजम अब भी नहीं आएंगे कौम को बचाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना बीबी। गुजारिश ये है कि ये आपको किसने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? जाहिर है वो अपनी पार्टी से राब्ते में हैं मुसलसल, और जो भी पार्टी की अहम मीटिंग्स होती हैं, पार्टी की जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो उनकी मुशावरत से सारे मामला तय किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे इन इलेक्शंस में, और पाकिस्तान में मौजूद होंगे। जब इलेक्शन होंगे मतलब अक्टूबर में होंगे या जब होंगे सर? इसमें जरा बड़ा एक सवालिया निशान है। जब देखिए जी, मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए, और लोगों को, अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे हैं जो उनका इंतखाब करने का एक फेयर और फ्री मौका मिलना चाहिए। अगर कितनी देर आप टाल सकते हैं इलेक्शंस को, अगर टाला भी जाए तो, मैं मिसालन बात कर रहा हूँ, अल्टीमेट तो आपको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। अगर आप इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, वोट की हुकूमत चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, वोट की बुनियाद पर, तो फिर तो आपको जमहूरियत की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इलेक्शन जो हैं अक्टूबर नवंबर में हो जाने चाहिए जी। ठीक है, पर बादशाह साहब ये फरमा दीजिएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ज्यादा मुतासिर होती है अगर कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला होता है इस्तेहकाम में पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट करके आपको समझती हैं कि सेफ हो जाएगी? क्योंकि कल शर्जील मेमन साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देने वाली है। देखिए, मैं समझती हूँ सारी बातें सना, अगर तो मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आप मेरा पूछ रही हैं, या मेरा जो इस पे रद्द अमल ये होगा कि इस वक्त हम शायद ये कहना, सब कुछ कहना और ये अज्यूम करना कौन किससे सीट एडजस्टमेंट करेगा, अलायंस होगा, ये जरा प्रीमेच्योर है। जब तक ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती और एक केयर टेकर हुकूमत नहीं आती, तब तक आपको इस मुल्क में जो सियासी मंजरनामा है उसमें क्लैरिटी इतनी अभी नजर नहीं आएगी। ये पार्टी जो अभी बनी है, ये अभी एक नई पार्टी है जो 8 दिन हुए हैं बन के। अभी ये कहना, मैं खैर PMLN के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकती, लेकिन अभी ये देखना बाकी है इनकी कितनी पजीराई है। क्या, जैसे आपने सवाल किया लंगड़ियाल साहब से कि क्या वो सारा वोट जो किसी और PTI का था, क्या वो इसको अपनी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं सक्सेसफुली या नहीं कर सकते, ये एक जो है ये बातें तो अभी चंद दिनों के बाद सामने आएंगी। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद अलायंसेस भी होते रहते हैं इस किस्म की। देखिए, पार्टीज मैदान में उतरती है, कोई जीतता है कोई हारता है।
और सरप्राइजेस भी होती है। कई दफा ऐसे सरप्राइजेस आ जाते हैं जो हम लोग खुद नहीं सोचे होते। उसकी एक वाजब भी मिसाल आपने पिछले चंद दिनों में देखी कि सोचा कुछ और हो गया ऐसा जो शायद उन्होंने अपने बदतरीन किसी डरावने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये रिएक्शन आएगा। लिहाजा मैं समझती हूँ कि जहाँ तक एक सियासी माहौल है उसमें अलायंसेस किसी के साथ भी बन सकते हैं, कोई भी हुकूमत में आ सकता है, और तो जिसके पास नंबर्स होंगे और कोalition भी बन सकती है, एक लूज सी कोalition भी बन सकती है। मगर इस वक्त ये प्रिडिक्ट करना कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बड़ा ही, मुझे तो बताते हुए खुद एक बड़ी फ्लूइड इस वक्त सिचुएशन नजर आती है, क्योंकि जाहिर है माशी मसाइल है, IMF दबाव डाल रहा है, IMF जो है वो पता नहीं किस एजेंडे पे है, वो क्या चाह रहे हैं इस मुल्क में क्या हो, और हमें उस जो है सारी सिचुएशन में इसको मुल्क को जो है वो इस कश्ती को कहीं हमने पार लगाना है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ इस वक्त जो है मैं तो इन बातों को जरा प्रीमेच्योर समझ रही हूँ। मुल्क के अंदर एक इंतशार और तकरीबन बगावत की जो फिजा एक शख्स ने पैदा की हुई थी, और जब रोम जल रहा था तो 4 साल जब जलता रहा रोम तो नीरो बांसुरी बजाता रहा। नीरो हमें ख्वाब दिखाता रहा सुहाने के समंदर में से गैस निकल आएगी। नीरो हमें बताता रहा कि किस तरीके से जो है भांग उगा लें तो हम जो है वो इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाएंगे। नीरो हमें ये भी समझाता रहा कि किस तरह जो है कट्टे और वो मुर्गे और भैंसे। चले वो तो अब किस्सा माजी हो गया, वो तो किस्सा माजी हो गया। लंगड़ियाल साहब जजमेंट की बात हो रही है क्या जहांगीर तरीन? देखिए किस्सा माजी हो गया, लेकिन इसमें माजी होने से पहले सबकी बेड़ियों में वट्टे डाल दिए। माजी होने से पहले उसने इस मुल्क की बुनियादें जो है वो हिला दी। इस वक्त हम उसके आफ्टर शॉक्स का शिकार। जी, हाल और मुस्तकबिल दोनों पर असरात मुरतब हो। ठीक है, आफ्टर शॉक्स पे हम अब इस वक्त देख जरा लंगड़ियाल साहब ये फरमाइए कि जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकात होगी नवाज शरीफ से, क्या उन्होंने पार्टी को ये कुछ इस तरह की इंडिकेशन दी है? क्योंकि इसकी बड़ी मुसद्दिका इतलात है कि होगी ये मुलाकात और सीरियस जजमेंट पे भी बात हो सकती है, शायद ये प्रीमेच्योर ना हो इस वक्त ये कहना। सनाब मैं यहाँ अर्ज करूँ कि जहांगीर खान तरीन साहब का ऑलरेडी पार्टी अनाउंस करने से पहले का प्रोग्राम था, उनका एनुअल चेकअप होता है, वो जस्ट चेकअप के लिए गए हुए हैं लंदन। तो एज सच उनका कोई इस तरह का स्केड्यूल नहीं था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को मिलना है, लेकिन मुल्की मुफाद में दो बड़े लीडर हैं, आपस में अगर मुलाकात हो भी जाती है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मुस्तहकम करने के लिए अगर कोई इस तरह की बातचीत का कोई मौका हुआ तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन साहब ज़रूर मिल लेंगे नवाज शरीफ साहब से। लेकिन ये कोई ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है, ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं कि जी मुलाकात होगी, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये काफ़ी हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन जो हकीकत है उसमें स्केड्यूल कोई नहीं है सच के मियाँ नवाज शरीफ साहब का और जहांगीर खान तरीन साहब का कोई इस तरह की मीटिंग शेड्यूल थी। ठीक है, आज आपकी मीटिंग में भरपूर तो तरीके से शामिल होने का इंतखाबात में आपको इंडिया दिया गया है, इस पर भी मजीद बात करनी है। किरमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पलवशा साहब मौजूद है, लेकिन वक्फा लेना है, वक्फा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है लंगड़ियाल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं किरमानी साहब और हमारे साथ मौजूद है पलवशा साहिबा। पहले मैं लंगड़ियाल साहब का जाना चाहूंगी, उनको कहीं जाना है, तो लंगड़ियाल साहब जरा ये भरपूर शिरकत की जरा वजाहत कर दीजिए कि भरपूर तौर पर इलेक्शन में शिरकत के लिए क्या इस वक्त फौरी इकदाम किए जाएंगे पार्टी में? क्या और लोग भी आ रहे हैं पार्टी में? पीटीआई से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, कोई नंबर बढ़ने का है, कोई इलेक्टेबल्स आप कोई ले रहे हैं, क्या किस तरह से आप कर रहे हैं ये मामला तो आगे? देखें, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे पास माशाल्लाह इतने नंबर्स हैं कि हम एक भरपूर तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में पार्टिसिपेट। तो जिस तरह इस वक्त पोजीशन है पार्टी की, रब ताला की मेहरबानी से हर रोज़ कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है और अच्छे इलेक्टेबल्स जो लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ हलकों में, हम उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे भरपूर तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे
और अपना जो मंशूर हमारा पार्टी का मंशूर है, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करके आवाम को ये साबित करेंगे कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की, तामीर है, बल्कि सियासत में भी एक पॉजिटिव किस्म का चेंज लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, मंशूर में यही है कि इत्तेहाद रखा जाए, सबसे अच्छे रवैयों से बात की जाए, जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था जहांगीर तरीन साहब की पार्टी छोड़ने का, वहीं से सिलसिला जोड़ा जाएगा या कोई नया सिलसिला है ये? सुना, आप सही कह रही हैं। अगर आप जहांगीर खान तरीन साहब की शख्सियत को लें और जिस तरह इमरान खान ने उनको टारगेट किया था, उन पे झूठे पर्चे दिए थे, उनके बच्चों पे झूठे पर्चे दिए थे, और जहांगीर खान तरीन साहब उसके इतने पुराने साथी थे, लेकिन उस शरीफ आदमी ने अपनी ज़बान से किसी तरह का भी कोई इल्ज़ाम तराशी, किसी तरह का कीचड़ नहीं उछाला। तो मैं समझता हूँ कि हम उन्हीं की पार्टी के वर्कर हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ये इल्ज़ाम तराशी और कीचड़ उछालने वाली सियासत ना की जाए, तामीरी सियासत की जाए, क्योंकि आवाम भी अब तंग आ चुकी है कि हर रोज़ मीडिया टॉक के ऊपर दो सियासतदान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ज़बान दराजी करते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी सियासत को भी बदलना है, अपनी आवाम के हालत को भी बदलना है, और जिस तरह हमारी मईशत इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है, उस चैलेंज को भी हमने टेक अप करना है। तो बहुत कुछ है मुल्क की खिदमत करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये ज़बान दराजी और कीचड़ उछाल के हम किसी तरह से भी ना आवाम को खुश कर सकते हैं और ना ही अपने ज़मीर मुतमिन होंगे कि हम, वो भी हमारे भाई हैं जो तमाम सियासतदान दूसरी पार्टियों में हैं, लेकिन अगर अच्छा माहौल और अच्छा इखलाक रखेंगे तो जब पुराने लोग सियासत में आए थे तो वो इज़्ज़त के लिए आए थे, इज्जत करो और इज्जत लो। सर एक सवाल ले लीजिएगा, आखिरी सवाल ले लीजिएगा लंगड़ियाल साहब, एक मिनट। शाह महमूद कुरैशी साहब आ सकते हैं पार्टी में? क्या इसका कोई इसकी कोई इंडिकेशन है कि आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकते हैं, या फिर जिस तरह सिंध में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, जैसे वाज़ेह पैगाम है पार्टी का कि वोट देना है जमात इस्लामी का, लेकिन 42 इस वक्त जो आपके MPs है सिंध में, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, डिफाई कर दिया। तो आप समझते हैं कि क्या पंजाब में ये रेसिप्रोकेट होगा शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू? देखें, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की है वो तो ख़त्म हो चुका है, वो तो उसका कोई वजूद नहीं रहा। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कितना को बड़ा हीरो समझते हैं कि वो कितनी कुछ सीटों में डोमिनेट करते हैं जिनकी वजह से इतना हाइप क्रिएट किया जी शाह महमूद कुरैशी आ जाएं। हाँ, वो भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन है, अगर वो भी आ जाएं तो 100 बिस्मिल्लाह हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है कि जी वो आ गए तो हम कोई 50 सीटें और साथ जीत जाएंगे। तो इसको नॉर्मल लें, अल्लाह खैर करे, सारे पॉलिटिशियन काबिल इज़्ज़त हैं, तो हम इस चीज़ को इतना नहीं प्रमोट करेंगे कि नहीं जी वो ज़रूर हैं, वो ज़रूर हैं। हमारी अपनी अल्लाह के फजलो करम से हर हल्के में शनाख्त है, और हम समझते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी को अपनी खिदमत से मजबूत करेंगे। तो हम वैसे हमारा किसी पॉलिटिशियन के लिए कोई सख्त रवैया नहीं है, जो हमारी पार्टी में आना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह हम उन्हें वेलकम करेंगे। चले, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर सुन रहे हैं तो आपसे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया लंगड़ियाल साहब, आपने ज्वाइन किया। किरमानी साहब, ये बात तो होगी, सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है उससे जहांगीर तरीन साहब की सियासत तो इतनी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत को फर्क पड़ता है। तो क्या उसके फैसले का इंतजार कीजिएगा या फिर कोई और पेशकदमी होगी? किस तरह से वापसी का रास्ता बनाया जाएगा? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के और उसके ख़ानदान के साथ जो ज़्यादती की गई है उसकी अगर दुनिया में नहीं तो पाकिस्तान में कोई तारीख़ मिसाल नहीं मिलती है। इतने शवाहिद आ गए, एविडेंस आ गए और ये चीज़ें साबित हो गई और उसके सबूत आ गए कि ये एक सिर्फ इंतकामी कार्रवाई थी जिससे नवाज शरीफ पर उनके ख़ानदान को गुजारा गया। अब गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है एक लीगल टीम हमारी है जो इस पर वर्क कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि नवाज शरीफ साहब जल्द वतन में होंगे। लेकिन मैं यहाँ ज़रा सना बेबी मुझे अब ज़रा थोड़ा 2 मिनट दीजिए, मैं यहाँ कुछ बात करना चाहता हूँ जिस तरफ बात हो नहीं रही। देखिए, इस मुल्क का इशू जो है वो है रोटी है, इकॉनमी है।
यहाँ महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, ये इस मुल्क के इश्यूज हैं बहुत बड़े। अच्छा, और जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था वो तो आज धिक्के खा रहे हैं सड़कों पर, कभी आटे की लाइनों में लग जाते हैं, कभी चीनी की लाइनों में लग जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अब वो चले गए लंगड़ियाल साहब, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं ज़रूर ये दरियाफ्त करता हूँ उनसे कि भाई आपने बात की तरीन साहब की कि उनके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई और वो अलहदा हो गए, क्या जो नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी उसकी आवाज़ उठाई तरीन साहब ने? दरअसल ये, और दिस इज ऑल पावर पॉलिटिक्स, ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है इस मुल्क में। और ये अनफॉर्चुनेटली सना बीबी, ये मिडिल क्लास और गरीब के लिए कोई सियासत नहीं कर रहा। अब ये जमात अगर आई है जिसका नाम है अदम इस्तेहकाम पार्टी, सॉरी इस्तेहकाम पार्टी, वैसे कहा सही आपने। हाँ, अब मेरा ये सवाल होता है, अच्छा, मैं एक सियासी वर्कर के तौर पर, एक मिडिल क्लास के तौर पर ये सवाल करता हूँ कि मैं पीछे नहीं जाता, मैं 2014 से शुरू करता हूँ। क्या ये वही लोग नहीं थे जो 2014 से जिन्होंने इस्लामाबाद पर हमलावर हुए एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ? क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने चीन के सदर का दौरा मनसूख करवाया? क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने यहाँ रेड जोन में कब्रें खुदवाई? और किस किस्म की लैंग्वेज इमरान खान स्टेज पर चढ़ के बोलता रहा। हाँ, जब उनके साथ पर्सनैलिटी क्लैश हुआ उसके बाद वो उनसे अलहदा हो गए, वो भी कोई 2, 4, 5 लोग हैं। लेकिन बाकी जो ये नई जमात वजूद में आई है, इसमें वही लोग हैं जो 9 मई तक अपनी पीटीआई में थे और पीटीआई की पॉलिसी के ताबे थे, और जो सानिया 9 मई हुआ उसमें किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शरीक थे। अब देखिए ये कितना जुल्म है कि जो सियासत है, आपके पास पैसा है, आपके पास वसाइल हैं, और आपको कोई, यू आर अनटचेबल, यानी कि आपको, ये तो पॉलिटिक्स चली गई मनी क्लास के पास, तो गरीब और जो मिडिल क्लास है वो कहाँ गया? मंशूर का क्या है इस जमात का, मुझे ये बताया जाए। जमात पहले अनाउंस कर दी जाती है और मंशूर अभी तक है नहीं है। दरअसल इस कौम को एक माशी रोड मैप की ज़रूरत है, और मुस्लिम लीग नून ने, चूँकि मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता हूँ और दीगर जमातें भी, पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, उन्होंने माजी में प्रूव किया, डिलीवर किया, एक मंशूर दिया लोगों को, उन्होंने खाने पीने का, उनका खुशहाली का इंतज़ाम किया। आप देखिए 2017 में, 2013 से 17 तक आप देख लीजिए 17 में कितनी फूड इन्फ्लेशन थी, 3 या 4% थी जी। आज फिर 38 पे है, और हम भूल जाते हैं फिर कि उसका कौन जिम्मेदार है। जिसने जो 60 रुपये लीटर पेट्रोल था उसको 150 रुपये लीटर पे कौन लेके गया? 106 रुपये का डॉलर था, 5 का, 6 का या 16 का, उसको 180-90 पे कौन लेके गया? ये बातें हम भूल जाते हैं। और फिर जुल्म इस मुल्क पे ये हुआ कि कल्ट पैदा किया गया, एक जैसे मसोलिनी ने ब्लैक शर्ट्स पैदा की थी जो मार धाड़ करते थे, वो करके इमरान खान ने सानिया 9 मई को पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फौज पर हमला किया, यादगार शोधा पर हमला किया, और एक ऐसे शोधा पर हमला किया, कर्नल शेर खान, कैप्टन शेर खान की मैं बात करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम रात को सुकून से अमन की नींद सोते हैं। अब ऐसे लोग जो 9 मई तक इन सारे वाक़यात में किसी न किसी तरह मुलव्विस थे, जिन्होंने इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया, मुझे कहने दीजिए, बारिंग फ्यू पीपल, चंद लोगों को निकाल कर, ठीक है तरीन साहब नहीं थे उस वक़्त इमरान खान के साथ इस सानिया 9 मई के किरदारों में, अब वो दूसरे लोग नहीं होंगे 2-4, लेकिन बाकी लोग जो आज छोड़ के पार्टियां ये भाग रहे हैं और ये पनाह ले रहे हैं, यही तो लोग हैं जिन्होंने अदम इस्तेहकाम पैदा किया इस मुल्क में और अपनी पार्टी का नाम इस्तेहकाम पार्टी रख दिया। दरअसल पाकिस्तान की सियासत जो है वो 2% अशराफिया ने हाईजैक की हुई है, और ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने गरीब और मिडिल क्लास जो 98% ऑफ योर पॉपुलेशन है उसके लिए बनाया था, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आज मुझे बताइए, आप 4 साल इनकी हुकूमत रही है, क्या गरीब की हालत बदली? हम तो बुरे थे जी, हम तो बहुत बुरे थे, हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमने एटमी धमाके किए, ना हम सी पैक लाए, ना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, ना हमने दहशतगर्दी, चलो जी कुछ नहीं किया हमने। हालांकि सब कुछ नवाज शरीफ ने किया। मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट बता दीजिए
कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट में लगा हो। हाँ, पाकिस्तान पर हमला किया, जिना हाउस पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, और आज भी मुझे दुख होता है कि ऐसे लोग जो बराह रास्त इस सानिहा 9 मई में मुलव्विस थे, दे आर स्टिल एट लार्ज, और इनका जो मास्टरमाइंड था वो आज भी खुला फिर रहा है। ये हम जा किस तरफ रहे हैं जी? ना कोई इकोनॉमिक रोड मैप है, ना लोगों के लिए हमारे पास कोई। किरमानी साहब, आपकी बात आ गई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पलवाशा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दीजिएगा इसी पर, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया। क्योंकि मुराद राज साहब तो जियो फेंसिंग में उनका नाम है, जिना हाउस के करीब पाए गए थे, उनकी कॉल्स हैं, उनकी ट्रेस हुई है जियो फेंसिंग के मुताबिक। तो उनके हवाले से क्या हुआ? फिर फवाद चौधरी साहब तो भाग जा रहे थे, अब जमानतों के लिए भाग रहे थे, फिर उनको इस्तेकाम पार्टी में जगह मिल जाती है। पलवाशा साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? क्या इन लोगों पर आया कि 9 मई वाले वारदात की कार्रवाई होनी चाहिए? जो सानिया पेश आए, इनमें इनका पेश रोल है कि नहीं है? देखिए सना, अगर हम तो अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी ताकत है, एक 25 करोड़ तकरीबन नफूस का हम मुल्क है, अगर हमसे 10 गुना जो है कमजोर भी कोई मुल्क होता और उनकी जो इस्तेकाम का जो एक निशानी होती है किसी भी मुल्क की दफाई तंसीबात पर इस तरीके से हमला होता, तो आप मुझे ये बताइए कि वो क्या रिएक्शन ना देते? क्या वो जो है वो सत्तू पी के सोए रहते? आप ये बताइए कि जो मुल्क इस दुनिया में सबसे बड़ा दाई है इन बातों का, ह्यूमन राइट्स का और लोगों के हकूक का, जब वहां इस किस्म के हमले हुए तो क्या आधी दुनिया में आग नहीं लगा दी गई? क्या ऐसी लेजिस्लेशन नहीं लाई गई? क्या फिर उसके बाद ग्वांटानामो बे और वहां जो लोगों के साथ इंसानियत सोचते बाद में सारे बेगुनाह निकले काफी उसमें से, क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? आप मुझे ये बता दीजिए, चलो और मुल्कों को छोड़िए, भारत में अगर ऐसा कोई वाकया हुआ होता तो आप मुझे बता दें कि क्या वहां से छोड़ दिया जाता? अभी भी अमेरिका में जिन लोगों ने ये पिछले दिनों ये धावे बोले, क्या उन सबको सजाएं नहीं मिली? अच्छी खासी सजाएं मिली। अब देखिए प्रोपेगेंडा जो है इस वक्त वो क्या हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, सोचने की बात ये है कि इस मुल्क में अकबर बुख्ती शहीद हुए, इस मुल्क में मोहतरमा शहीद हुई, इस मुल्क में बड़े बड़े हादसे हुए, बड़े बड़े कीमती लोग जानों से गए। आपने ब्रेक से पहले मुलाहिजा किया होगा किरमानी साहब ने बड़ी गौरतलब गुफ्तगू की है, और ये इस हवाले से की है कि जो इस्तेकाम पार्टी है उसमें जो लीडर्स आ रहे हैं, जो लोग जमा हो रहे हैं इस छतरी तले, वो कितने पाक हैं, और क्या जो पलवाशा साहब ने कहा क्या उनकी ड्राई क्लीनिंग हो जाती है इस्तेकाम पाकिस्तान में दाखिल होते ही। तो ये हम माजी में भी देख चुके हैं कि करप्शन से लड़ना था, करप्शन माफिया के खिलाफ लड़ना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था और उन्होंने करप्ट लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। तो अब ये जो इस्तेकाम लाने के लिए एक पार्टी बनाई गई है, वो कितने अदम इस्तेकाम वालों को अपने अंदर दाखिल कर रही है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। IMF से उम्मीदें बनी हैं, लेकिन वहाँ से लग नहीं रहा कि कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। मुश्किल वक्त है, तूफ़ान के पेश खेमा है। अल्लाह करे सब महफूज रहें, हमारा मुल्क सलामत रहे। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।